नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 उपनिवेशवाद और शहर। ये क्लास 8 का चैप्टर है। ओल्ड एनसीईआरटी अर्थात क्लास 8 का जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका ये टॉपिक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर होगा उसे हम लोग देखेंगे। चलिए इसे देखते हैं, उपनिवेशवाद और शहर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इधर नाम दे दिया गया और उधर उसका विशेषता। तो दरगाह, खानकाह, ईदगाह, कुलदेशेक, इसका क्या क्या मतलब होता है उसे देखते हैं। तो देखिए, दरगाह जो होता है वो सूफी संत का मकबरा होता है। और खानकाह, तो खानकाह क्या होता है? तो खानकाह होता है ये यात्रियों के लिए विश्राम घर, इसको बोलते हैं खानकाह। ईदगाह, तो ईदगाह होता है मुसलमानों का खुला प्रदर्शन स्थल। ईदगाह जहाँ पर मुसलमान लोग खुले में प्रार्थना किया करता है। फिर देखिए, कुलदेशेक, ये होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो कुलदेशेक एक ऐसा रास्ता जो एक जगह आगे जाके वो बंद हो जाता है, उसका एंड क्या हो जाता है लास्ट में। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। दरगाह सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। खानकाह यात्रियों के लिए विश्राम घर तथा ऐसे स्थान है जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। और ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। कुलदेशेक ऐसे रास्ते को कहते हैं जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, कुलदेशेक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आमिर, गुलफरोशन, पुनर्जागरण, इसे क्या ये सही मिलान दिया गया सामने सामने? तो देख लेते हैं। तो आमिर कहा जाता है कुलीन वर्ग के व्यक्ति को, गुलफरोशन फूलों का त्यौहार, और पुनर्जागरण कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो इसमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है युग्म? तो इसमें तीनों जो युग्म है वो सही दिया गया है, सही सुमेलित किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। गुलफरोशन का अर्थ होता है फूलों का त्यौहार और पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन में भारत के शहरों का विशहरीकरण हुआ। तो औपनिवेशिक शासन में भारत के शहरों का विशहरीकरण हुआ। दूसरा कथन है दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। और तीसरा कथन है अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था। क्या ये तीनों कथन सही है? देखते हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन इसमें सही दिया गया है। व्याख्या देखेंगे। 18वीं सदी के आखिरी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंशियल शहर के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ रहे थे। व्यापार के नए केंद्रों के कारण पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुआ तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी छूट गए। इसी प्रक्रिया को समानता क्या कहा जाता? विशहरीकरण कहा जाता है। विशहरीकरण कहा जाता है, मतलब विशहरीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा, 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई।
तो 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने दिल्ली में विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। और 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी इस समय तक कोलकाता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है। तो दिल्ली शहर के बारे में कह रहा है, जो दिल्ली शहर है 1000 साल से भी अधिक समय तक यह राजधानी रह चुका है। दूसरा कथन, दिल्ली 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। और तीसरा कथन है, इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर बसी अनेक राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बनाई थी, अर्थात बसाई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुकी है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियों अलग अलग समय पर बसाई गई। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सभी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी, जिसका नाम शाहजहानाबाद था और इसकी स्थापना 1639 में शुरू हुई थी। और विशहरीकरण के काल में ये ऐतिहासिक शहर 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। इसी प्रक्रिया में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, अंग्रेजों ने यहाँ के अनेक मस्जिदों और मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया था या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा कथन, जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने इसके लिए दिल्ली में बहुत सारे शानदार आयोजन किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं, तो केवल पहला जो कथन है वो सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है देख लेते हैं आगे। अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल अतीत को समाप्त करने के क्रम में किले के इर्द गिर्द के इलाके साफ कर दिए, वहाँ के अनेक बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी, परंतु इस क्रम में उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अतः जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। अनेक मस्जिदों को अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे। उदाहरण के लिए जीनत अल मस्जिद को बेकरी में तब्दील कर दिया। और जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। अतः जो दूसरा कथन है वो सही है। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया तथा नहरों को पाट दिया गया। मुगलों के सांकेतिक महत्व को समाप्त करने के लिए उन्होंने इसके केंद्र दिल्ली में बहुत सारे शानदार आयोजन किए। उदाहरण के लिए कोलकाता के राजधानी होते हुए भी 1877 में वायसरॉय लीटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। अतः जो तीसरा कथन है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया? तो रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के समारोह में, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनने के समारोह में, या बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ?
तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, बी इसका सही दिया गया है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसमें 1 लाख से अधिक भारतीय राजा, महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाहियों जमा हुए। यह जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह था। इसी मौके पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। इसी क्रम में तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अंग्रेजों की नई दिल्ली के तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंग्रेजों की नई राजधानी के तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड वेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। बिल्कुल सही है। वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में क्लासिक यूनान अर्थात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो क्लासिक यूनान की झलक मिली है या मिलती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त कथन में दोनों कथन सही है। नई दिल्ली की इमारतों की वास्तुकारी का काम एडवर्ड लुटियंस और हर्वर्ड वेकर को दिया गया था। इसी प्रक्रिया में नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता जो वायसराय के महल वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला किंग्सवे, जिसका वर्तमान नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, और कर्तव्य पथ से पहले क्या था, राजपथ, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। आगे बढ़ेंगे। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिक यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई। लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी, इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कथन और कारण दिया गया है। तो देखिए कथन है, 18वीं सदी के आखिरी में जब बम्बई, कोलकाता और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था, तब खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर पिछड़ने लगे थे। कारण कह रहा है क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जिसका कारण है कथन का सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसका व्याख्या। 18वीं सदी के आखिर में कोलकाता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ रहे थे। तो उसी समय जो बहुत सारे दूसरे शहर था वो कमज़ोर हो रहा था। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उसकी मांग घट गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विभाजन के समय दिल्ली में आए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब विभाजन हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तब का बात कर रहा। तो देखिए विभाजन के समय दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, तो बिल्कुल सही है। और दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली, ये भी सही है। दिल्ली की आबादी घट गई थी, नहीं ये गलत है, दिल्ली की आबादी घट नहीं गई थी बल्कि बढ़ गई थी। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां उसी समय बसी थी, तो ये भी सही है।
तो इसमें जो बस तीसरा जो है कथन गलत है, बाकी सही है। ऐसे इसमें गलत कथन ही पूछा जाएगा। देखते हैं कौन सा गलत है, तो केवल तीसरा गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, अतः जो तीसरा कथन है वो गलत है। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, अतः कथन पहला और दूसरा वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।